आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। ज्यादा है, 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। लगभग 3 दशकों से लंबित इस बिल में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। महिला आरक्षण की समय सीमा 15 साल होगी। संसद में संशोधन के जरिए इस आरक्षण को बढ़ाया जा सकेगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। अब इन आरक्षित सीटों में 1/3 SC ST महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होंगी। इसे राष्ट्रपति के पास अब भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद ये कानून बन जाएगा। महिलाओं ने इस ऐतिहासिक पल के लिए 27 सालों तक इंतजार किया है। इसे सबसे पहले सितंबर 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार के दौरान पेश किया गया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भी ये बिल कई बार लोकसभा में पेश हुआ, लेकिन पारित नहीं हो पाया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के दौरान मार्च 2010 में ये बिल राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में इस पर बहस भी नहीं हो सकी थी। अब ये लंबा इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। महिलाओं के इसी कौशल का, उनकी लीडरशिप का उपयोग अब आने वाले दिनों में देश को होने वाला है। हमारी संसद में भी नारी शक्ति का महत्व दिखा है। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए। इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। ये आप ही के सामर्थ्य पर भरोसा करके मैं गया था, ये आप ही की शक्ति पे भरोसा करके मैं गया था और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और मेरी को होस्ट अंजलि इस्टवाल। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका जनाना रिपब्लिक में। एक बहुत बड़ी चीज़ है विमेन रिजर्वेशन बिल का पास हो जाना और फाइनली ये कानून बनने की राह पर है, जो मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि ये हो पाएगा इस बार। आपको कैसा लग रहा है? तो कल रात को ऑफिस से घर जाने के बाद मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे जो हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे उसे देख रही थी राज्यसभा का। और जब धनखड़ साहब ने बोलना शुरू किया कि ये आइज इतने नोज 0, फिर उसके बाद क्लॉजेस आने शुरू हुए, उसमें आइज और नोज अलग अलग थे क्योंकि सब अपना अपना उसमें अमेंडमेंट डाल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कहा आइज दिस मच एंड नोज 0, इट वॉज सच ए नाइस थिंग टू हियर कि आखिरकार सब एक सहमति के साथ महिलाओं को उनका हक देने के लिए तैयार हो गए। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि तैयार हो गए हैं। जब मिलेगा मिलेगा, लेकिन शुरू में सब तैयार हो गए। और जैसा कि बहुत बहस भी हुई इस पर, डिबेट भी हुई जब से ये पेश किया गया, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जब से पेश किया, उसके बाद लोकसभा में इस पर खूब बहस हुई। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए और जिनको चैलेंजेस की तरह देखा भी जा रहा है। उनमें 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें और जो बहुत जिनके बारे में डिस्कशन हुआ वो ये था कि ये लागू कब होगा। लागू परिसीमन, जनगणना के बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ये लागू होगा, तो अभी कितना और इंतजार महिलाओं को करना पड़ सकता है। दूसरी बात आई इसमें OBC आरक्षण की। तो अंजलि, क्या सोचती हैं आप इस तरह के जो विपक्ष ने अपने मत पेश किए विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, उसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं और किस तरह से इन चैलेंजेस को हम इनका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है? तो मेरा ये मानना है कि रेलगाड़ी चल पड़ी है, पटरी पर है, अब किस किस प्लेटफॉर्म पर रुकती है ये इस पर बहस है। पॉइंट ये है कि शुरुआत हो गई है, बहुत अच्छी है।
पर जो बात विपक्ष उठा रहा है वो भी वाजिब है, क्योंकि हम प्रिविलेज के ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और प्रिविलेज सिर्फ पुरुष ही नहीं एंजॉय करते, हम कुछ महिलाएं भी एंजॉय करती हैं, जिसमें मैं अपने आप को गिनती हूँ बाय द वे। तो अगर आप सवर्ण हैं, अगर आप किसी की बेटी हैं, अगर आप एक फाइनेंशियल तबके से आती हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सब आपके प्रिविलेज हैं। तो उस सिनेरियो में अगर कुछ फोकस हम ओबीसीज के ऊपर दें या कुछ और कैटेगरीज पर दें, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये बातें आगे चलती रहें, इस पर चर्चा होती रहे एंड स्कोप ऑफ अमेंडमेंट्स हो, मेरा ये मानना है उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, कानून बनने में अभी वक्त लगेगा। और हम लोगों ने चाहे कितने भी मुद्दे हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा रहा हो, चाहे वो महिलाओं का आरक्षण का रहा हो, या कोई भी मुद्दा रहा हो, आप नोटिस करेंगे घूम घाम करके एक मुद्दे पर आके रुक जाता है अक्सर, जनगणना। सेंसस हमारे देश में हुआ ही नहीं है। आज मैं अगर स्टोरी लिखती हूं तो मुझे कौन से स्टेटिस्टिक्स सुनाने पड़ते हैं? 2011 के स्टेटिस्टिक्स, बाकी सब प्रोविजनल है। तो बाकी में अगर आज भी अगर हम ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज टेकन ओवर चाइना इन पॉपुलेशन, हमारे पास कोई स्टेटिस्टिक्स तो है नहीं, ये तो हम बाहर की एजेंसी का कह रहे हैं। तो जब तक ये नहीं हो जाता, डिलिमिटेशन वगैरह भी सब बाद में आएगा, आप पहले ये तो पूरा कीजिए। जनगणना जो हम 2021 में नहीं हो पाई, जो होनी थी कोरोना की वजह से वहां पर टल गया, तो विपक्ष का ये भी कहना है इसमें कि अभी 2026 से पहले तो बिल्कुल हमें आता हुआ दिख नहीं रहा है, तो कब ये लागू होगा और महिलाओं को कब तक इसका और इंतजार करना पड़ेगा। ये एक आर्गुमेंट जो विपक्ष की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी उन 2 सांसदों में से थे जिन्होंने इस बिल का विरोध किया और जिन्होंने नो कहा कि वो उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। आपसे पूछना चाहूंगी अंजलि, जब बात आती है ओबीसी को आरक्षण में, हमने SC ST का भी शुरुआत में मैंने दर्शकों को बताया था कि ये रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन उनको मिलेगा, और ओबीसी के लिए विपक्ष लगातार सवाल उठा ही रहा है। तीसरा ये मुद्दा है मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर कहाँ पर आती हैं, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी अंजलि आपसे जानना चाहूंगी। तो रिजर्वेशन का एक टेम्पलेट और फॉर्मेट तैयार है हमारे देश में, और वो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अब जो भी हो उसी के टेम्पलेट पर हो। अगर आप टेम्पलेट को तोड़ करके कुछ अलग से लाने की कोशिश करेंगे, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स। आपको उसकी कानूनी स्क्रूटनी होगी, क्या वो उसको स्टैंड कर पाएगा। आप अगर लेकर आते हैं कि धर्म के आधार पर मुस्लिम महिला, मतलब आखिर है तो धर्म के आधार पर, आपने धर्म के आधार पर अगर दे दिया आरक्षण, तो उसकी कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। फिर आगे जाकर के जैन हैं, सिख कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ये सब माइनॉरिटीज हैं। तो आप कितना आगे तक जाने के लिए तैयार हैं? ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं दो, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप उस चीज को लेने के लिए तैयार हैं, उस जो एक पुश बैक आएगा, अगर आज आप तैयार हैं कि माइनॉरिटी में आप शेयर देंगे, तो क्या मुस्लिम महिलाओं का जो शेयर होगा उसमें आप बांटेंगे? क्या आप तैयार होंगे कि सिख महिलाओं को भी मिले? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो इस लड़ाई को जारी रखिए ओवैसी साहब, और आगे तक अंत तक लेके जाइए, और मुस्लिम महिलाओं को और दूसरी माइनॉरिटी महिलाओं को भी हक दिलवाइए। जी, राहुल गांधी जब इस पर बहस हो रही थी, तब राहुल गांधी ने एक चीज कही थी जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे, जनगणना परिसीमन की, कि सरकार इस बिल को लागू करे, परिसीमन और जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, बस महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए। Women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India, and it is a critical step. But when we read the fine print, we found something very interesting. Two little subtexts were there. Number one, this will be done after delimitation. Number two, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today, it's going to be implemented, if it is implemented, 10 years from now.
So this is a diversionary tactic. It's a way of making everyone's attention move away. तो आपको क्या लगता है कि ये फीजिबल होगा? तो देखिए, परिसीमन बहुत बड़ी लंबी एक्सरसाइज होती है। जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों से कोशिश हो रही है परिसीमन की, कोशिशें की जा रही है डिलिमिटेशन करके आप सीट्स को पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से आप इक्वल कर सकें जम्मू और कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन को। अब तक नहीं हो पाया है, उस पर बार बार वो अड़ंगे आते रहते हैं। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसीलिए लॉन्ग ड्रॉन है क्योंकि जब वो किया जाता है, वो जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फाइन टूथ कोम से उसको बिल्कुल छाना जाता है, एक पतली छन्नी से उसको छान करके फिर किया जाता है। कोई भी अगर आप ऐसा ऑर्डर अप्लाई करेंगे डीलिमिटेशन के बाद तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही स्मूथ और सुथरा और साफ होगा। जहाँ तक बात राहुल गांधी के मांग की है, मैं कहीं ना कहीं उससे सहमत हूँ, क्योंकि डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो होता है वो इन चीज़ों में नहीं ठीक लगता मुझे लगता है कि अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उसे फिर दीजिए अभी, ताकि उसका फ़ायदा आने के लिए कम से कम 2-3 जनरेशन्स लग जाएंगे, तो शुरुआत तो हो। अगर हम उसको 5 साल यानी कि एक जनरेशन से ऑलरेडी डिले कर देंगे तो फिर वो और डिले होता रहेगा, और फिर आगे जाकर के अभी आज सरकार की मंशा है, कल को पता नहीं ना, सरकार की मंशा हो या सरकार बदल जाए या कुछ हो जाए, तो जब मिल रहा हो उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लें, तो मुझे तब लगता है कि ये मेरा मानना है। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि 2024 लोकसभा इलेक्शंस आने ही वाले हैं और कई विपक्षी पार्टियों ने ये बोला है कि इलेक्शन जुमला है, और जब भी इलेक्शंस करीब आ रहे होते हैं तो महिलाओं के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं, कई स्कीम्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, इस पर भी मैं थोड़ा सा आपका मत जानना चाहूँगी कि जिस तरह आपने भी कहा कि ये महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है और ये इलेक्शन कांग्रेस तो कई इलेक्शन जुमला है, तो इस पर आप क्या कहेंगे अंजलि? क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्शन आते हैं तो आप भी तो फ्री की वो देते हैं ना, फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने महिलाओं को 6,000 रुपये देने की बात कही थी, बेरोजगार युवकों को देने की बात कही थी, तो जब आप दे रहे हैं तो फ्रीबीज हैं और दूसरे दे रहे तो जुमला है। जो भी सोशल बेनिफिशियल चीज होती है, जो समाज के कल्याण के लिए हो, उसको देने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं। और अगेन वही वाली बात है कि जो इतनी लंबे समय तक की महिलाओं की लड़ाई का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है, और अब जब ये चीज़, ये सपना, ये साकार होता हुआ नजर आ रहा, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिक्स है, मंशाएं हैं, नियत है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके जो इर्द गिर्द घूमती रहती, लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे दरकिनार नहीं करना चाहिए, वो ये है कि महिलाओं को उनका जो अधिकार है, वो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार रखती हैं। इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि पिछले इलेक्शंस में कई स्टेट के, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है, डेटा ने दिखाया है कि अब औरतें जाकर के, जो आपने बात बोली, वो बढ़ रही हैं। तो ये सिर्फ एक समाज कल्याण नहीं है बीजेपी की तरफ से, सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड लॉन्ग टर्म पासा खेला है, दांव खेला है उन्होंने, कि आज अगर 10 साल बाद या 20 साल बाद महिलाएं बढ़ जाएंगी और उनका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा तो फायदा है ना। तो ये कोई भी पार्टी अगर करती है तो, और एंड इट्स गुड स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप ला रहे हैं और दूसरों का कल्याण भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जैसे बढ़ रहा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि कि आपने विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखी। आप महिला आरक्षण बिल पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।